और इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डिपेंडेंस होती है सबसे पहले. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इन ऑन एंट्री लेवल पोजीशन, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर बॉसेस फॉर रिसोर्सेज. फिर उसके बाद ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं आप लोग कि यू आर इंटर डिपेंडेंट विथ ईच अदर. फाइनेंस मैनेजर आपके डिपेंडेंट है, आप जो है फाइनेंस मैनेजर पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे कामों को एग्जीक्यूट करते हैं. तो दैट इज इंटरडिपेंडेंस. और तीसरा स्टेज जब मैनेजमेंट की आती है, जब आप सीनियर पोजीशन पे आते हैं, तो दैट इज नेटवर्क कोलिशन. नेटवर्क कोलिशन में आप अपने इंटरनली भी नेटवर्क बनाते हैं, आउटसाइड सप्लायर्स और कस्टमर से भी नेटवर्क बनाते हैं, और प्रोफेशनल जो जितनी बॉडीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, उनसे भी आपका नेटवर्क बनता है. और अपने काम जो आप एग्जीक्यूट कराते हैं, उसमें आपके नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इस तरह से. तो टुडे वी विल स्टार्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग बाय मैनेजर्स. और उसमें जो सबसे पहली चीज डिस्कस की गई है कि इंट्यूशन, इमोशंस एंड इंट्यूशंस आर ऑफन इन्वॉल्व. देखिए, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, उसमें चीजें लॉजिक से चलती हैं आमतौर पे. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू गेट अप्रूवल फॉर ए न्यू डीजल जनरेटर. व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन. उसके आप टेक्निकल सारे ऑप्शंस बताएंगे, फिर आप बताएंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, इसका आरओआई क्या है, इसको बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या रिस्क फैक्टर कंपनी ले रही है. तो इन सारी लॉजिक के बेसिस पे लोग डिस्कस करते हैं, एंड देन इट इज डिसाइडेड कि भाई अभी डीजल जनरेटर लिया जाए या नहीं लिया जाए, और फिर इसे किस तरह लिया जाए या इसे पोस्टपोन कर दिया जाए. सारे डिसीजन होते हैं. तो ये डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी जो है वो रैशनैलिटी की बेस पे है. यू प्रोवाइड रैशनल फॉर परचेजिंग अ डीजल जनरेटर. लेकिन बहुत सारी जो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं, वो चलती हैं इमोशंस से चलती हैं, और इंट्यूशन से भी चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो पुराने हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं. अगर आपने ये डिसाइड किया है चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं ऑर्गेनाइजेशन के 30% लोगों को ले ऑफ करूंगा, तो इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है. ठीक है, उसका रैशनल है कि व्हाई यू हैव टेकन दिस पेनफुल डिसीजन, उसका रैशनल है. लेकिन जब आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं. तो यू नीड टू डील विद इमोशंस ऑफ द पीपल. और जब आप इमोशंस के लेवल पे लोगों को हैंडल कर देते हैं, तो बहुत सारा पेन जो है वो लेसन हो जाता है. और फिर इसी तरीके से बहुत सारे डिसीजंस हम लोग समझते हैं कि बहुत ही एक प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के तहत हम डिसीजंस लेते भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस में इंट्यूशन इन्वॉल्व होता है. व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन इज बेसिकली योर गट फीलिंग. क्योंकि खास तौर पे जब आप लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने लिए टाइमली मैनर में अचीव कर सकें. यू आर नॉट एबल टू गेट मैनी इंफॉर्मेशन. तो इसलिए आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस पे बाकी आप अपना इंट्यूशन यूज करते हैं, अपना जजमेंट यूज करते हैं, अपनी गट फीलिंग यूज करते हैं. और बहुत सारे लोग इंट्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं, इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है. तो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन सही भी हो सकते हैं और नहीं भी सही होते हैं. लेकिन चूंकि सीनियर पोजीशन के ऊपर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें और डिलेड डिसीजन लें, बहुत सारे डिसीजन आपको ऑन द स्पॉट लेना होते हैं, तो वो डिसीजन इंट्यूशन बेस्ड होते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप याद रखिए कि हर वक्त इमोशन से आप हर वक्त लॉजिक से काम नहीं ले सकते, क्योंकि देयर आर मेनी सिचुएशंस जिसमें आप इमोशन से काम लेते हैं. और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. एक्चुअली हुआ ये था कि जब लोगों को देखा गया कि बहुत अच्छा आईक्यू है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, तो रिसर्चर्स ने रिसर्च की कि भाई इतने अच्छे आईक्यू के बावजूद ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं कामयाब होते. तो फिर उन्होंने एक नई चीज़ दरियाफ्त की जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये लोग, वो लोग जो इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते,
उनको रियल लाइफ में सक्सेस में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे लॉजिक का जवाब आप लॉजिक से दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इमोशंस हैं तो इमोशंस को आप हैंडल कर सकते हैं इमोशन से। तो इसलिए फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में काफ़ी रिसर्च हुई और लोगों को बताया गया कि जनाब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि लोगों में एक्रोबैटिक इंटेलिजेंस भी होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस भी होती है, मेमोरी होती है, कैमरा की तरह कुछ चीज़ देख लेते हैं हमेशा याद रहती है, हार्मोनिक इंटेलिजेंस होती है कि वो म्यूज़िक को अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से कोई 6-7 डिफरेंट टाइप्स इंटेलिजेंस की निकल आई। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो आम तौर पे इम्पोर्टेंट 2 तरह की इंटेलिजेंस है, एक IQ और ये दूसरा EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। अच्छा जनाब, उसके बाद इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों इमोशन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कुछ टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज प्री कॉन्सेप्शन। प्री कॉन्सेप्शन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में आप पहले से कॉन्सेप्ट रखते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, तो वो आपका प्री कॉन्सेप्शन। जैसे जब पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं तो आप कभी भी ओपन माइंड से पॉलिटिकल डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि आपको पार्टीज के मतलब पर्सनैलिटीज के मुताबिक यू हैव प्री कॉन्सेप्शन, और पहले से आप उनके बारे में एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू बाज़ औक़ात इतना स्ट्रांग होता है कि आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में आपको मुश्किल होती है। तो दिस इज प्री कॉन्सेप्शन। ये चीज़ों के मुतालिक पहले से आपने जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, जैसे रिलीजन के मुतालिक बनाया हुआ है, अपनी सोसाइटी के मुतालिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिक्स के मुतालिक आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके लोकल कल्चर के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब प्री कॉन्सेप्शन। दूसरी चीज होती है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एजुकेशन, इन सब को मिला करके आपका परसेप्शन बनता है। क्या आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने लोगों से डिस्कस किया है, आप कुछ मखसूस लोगों के दरमियान रहे हैं, तो आपका एक मखसूस परसेप्शन डेवलप हो गया। अब वो परसेप्शन जो है वो समझ लीजिए एक लेंस की तरह है जो आपके दिमाग में यहाँ पे फिट है, और वो एक टिंटेड, डिस्टॉर्टेड और मल्टी फैसेटेड लेंस है। टिंटेड का मतलब है कलर्ड है, डिस्टॉर्टेड का मतलब है वो टूटा हुआ भी है, और फिर मल्टी फैसेटेड भी है, उस लेंस के कई फैसेट्स हैं, तो इसलिए जिस एंगल से आप चीज़ देखेंगे उसी हिसाब से आपको वो चीज़ नज़र आएगी। तो ये परसेप्शन हर आदमी अपने साथ लेकर के चलता है, और यही वजह है कि किसी के रिलीजन पे कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप उसे बताएं कि तुम्हारा रिलीजन ठीक नहीं है, जितने भी मुनासिब तरीके से बताएं, और तुम जो है ये रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ये रिलीजन राइट रिलीजन है। बहुत मुश्किल से लोग रिलीजन चेंज करते हैं, क्योंकि उनका परसेप्शन इतना स्ट्रांग होता है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस वो अपने बाप दादा वो करते हुए देख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द होते हुए देख रहे हैं, तो उनके लिए बाद में जाकर ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये गलत है और मुझे जो है ना इसको ठीक करने की जरूरत है। तो परसेप्शंस लोगों के आमतौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको चेंज करना रियली डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस तरह हैंडल करें कि उनके परसेप्शन को भी ठेस ना पहुंचे और अब अपनी बात भी पहुंचा दें। जैसे बाज लोग अपने मजहब को प्रीच करते हैं तो उसमें बहुत शिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा सख्ती से बताते हैं कि भाई मैं तुमको जो बता रहा हूँ यही बिल्कुल सही है और तुम जो फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हो? उसके परसेप्शन को हिट कर रहे हैं। जब आप किसी के परसेप्शन को डायरेक्टली हिट करते हैं वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पैदा हो जाएगा। जब एक दफ़ा इंसान के दिमाग में रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बेदार हो जाए
तो वो सबसे पहले तो एक शील्ड पैदा कर देता है दिमाग के चारों तरफ कि ये आदमी जो बात कह रहा है उसको मानना नहीं है। एज ए रिजल्ट आप उसके परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप ग्रेजुअली किसी के परसेप्शन पे काम करें, बहुत एहतियात से काम करें, उसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बेदार होने से पहले पहले तक उसको आप मैसेज देते रहें, सबल वे में मैसेज देते रहें, तो दैट में हैव ए इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आमतौर पे लोग मजहब अचानक तब्दील नहीं करते, बल्कि ग्रेजुअली वो किताब पढ़ते हैं, रेलेवेंट लोगों से मिलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जा करके उनका परसेप्शन चेंज होना शुरू होता है। तो एज ए रिजल्ट वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट काम। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है, किसी भी शख्स को जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो उस परसेप्शन के लेंस से देखता है उसको। तो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है हर जगह, क्योंकि उसने जो उसको जब आग चली गई बेचारे की तो उस वक्त हर तरफ हरा ही हरा था। तो इसी तरीके से अगर आपका लेंस येलो कलर का है फॉर एग्जाम्पल, आपको हर चीज येलो येलो नजर आएगी। अगर आपका लेंस रेड कलर का है तो हर चीज रेड रेड नजर आएगी। आप अगर लोगों को इस्लाम के परसेप्शन में देखते हैं तो आप हर चीज को इंटरप्रेट भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये परसेप्शन का रोल है, और परसेप्शन ओवर द ईयर्स जाके डेवलप होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें ऐड होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। हो सकता है कि आप पहले इतने रिलीजियस ना हो, बाद में जाकर के आप रिलीजियस हो गए, आपका परसेप्शन ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। ओके, फिर ओके सर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर, यस। गुड। फिर एक चीज जो है वो मैनेजर्स के अंदर भी होती है डिसीजन मेकिंग में, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड दिस इज ह्यूमन नेचर। आप लोग भी जब कोई डिसीजन लेना होता है, जो डिफिकल्ट डिसीजन हो, तो उसको आप डिले करते रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आती है कि इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, और नेचुरली जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। तो जब आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो डिसीजंस को डिले करते हैं, या किसी डिसीजन के बारे में इफ यू आर नॉट श्योर कि व्हाट इज द राइट डिसीजन, तो उसमें भी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का एलिमेंट नजर आता है। तो मैनेजर्स की लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। आपने देखा होगा कि आप उसे लीव की अप्रूवल देते हैं, उसको पता है कि 1 महीने के बाद आपने लीव पर जाना है, लेकिन वो उसको लास्ट दिन डे पे साइन करेगा या 1 हफ्ते पहले साइन करेगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन बाज मैनेजर्स में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है। बाज मैनेजर्स जो थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके अंदर इतना नहीं होता प्रोक्रेस्टिनेशन, वो आमतौर पर रूटीन में चीज़ों को करते रहते हैं, दे क्लियर देयर फाइल डेली। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन में वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से काम लेते हैं, बिकॉज दे वेट कि मेरे पास और अच्छे इंफॉर्मेशन आ जाए, और अच्छा टाइम आ जाए, और अच्छा फीडबैक आ जाए, और जब मुझे ज़रूरी हो डिसीजन लेना तो उस वक्त मैं डिसीजन। तो ये एक डिसीजन मेकिंग में प्रोक्रेस्टिनेशन का रोल है। फिर एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि लोगों में नेगेटिव इफेक्ट होता है और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? फियर, एंगर, डिप्रेशन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? लव, ह्यूमैनिटी, विलिंगनेस टू हेल्प अदर। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। तो कुछ लोगों में नेगेटिव इफेक्ट होता है, कुछ लोगों में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो जब आपके अंदर किसी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा नजर आता है उसके। एंड देन आई थिंक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम मेंटल मॉडल्स एज वेल। जब आप बच्चे थे तो आपका मेंटल मॉडल कुछ और था। आप चांद के देखते थे कि वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, चांद रुक जाता था तो आप भी रुक कर देखते थे कि चांद, मैं रुका हूं तो चांद रुका है या नहीं रुका, क्योंकि आपको लगता था कि चांद आपके पीछे पीछे चल रहा है। ये आपके चाइल्डहुड का परसेप्शन है चीज़ों के बारे में, जिन परियां, इस तरह की चीज़ों को आप परसीव करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को आप स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रांगली लव भी करते हैं। चाइल्डहुड में हेट का एलिमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये आपका मेंटल मॉडल है। सिंपल मेंटल मॉडल होता है, आपको पता है कि मेरे माँ बाप अच्छे हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं,
आपके क्लोज रिलेशन के लोग हैं जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, ये आपका मेंटल मॉडल। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, एजुकेशन बढ़ता चला जाता है, एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है, आप मुख्तलिफ मुल्कों में आते जाते हैं, आपका परसेप्शन भी आपका जो मेंटल मॉडल भी अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। जितना ज़्यादा आदमी का एक्सपोजर स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा आदमी की एजुकेशन स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा वो आदमी कंटिन्यूसली स्टडी करता होगा और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता होगा, उसका मेंटल मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। मेंटल मॉडल जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं और ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आता है और मेरा मेंटल मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम आता है कोई, तो मैं उस प्रॉब्लम को मार्केटिंग के एस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग का एक्सपोजर है। मैं उसे सप्लाई चेन के एस्पेक्ट से भी देख सकता हूँ, सप्लाई चेन का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट हैं। मैं उसे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर भी देख सकता हूँ, मैं उसे ऑपरेशनल मॉडल पे भी देख सकता हूँ, मैं उसे प्रोडक्शन के मॉडल पे भी देख सकता हूँ, मैं उसको क्वालिटी पे भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उसकी फिजिबिलिटी भी समझ सकता हूँ, तो उसकी टेक्नोलॉजी को भी मैं समझ सकता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इस सूरत में क्या है कि मैं एक चीज़ जब मेरे पास आती है तो मैं उसको मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकता हूँ। जब किसी चीज़ को आप मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए जो आमतौर पर सीनियर पोजीशंस पे लोग होते हैं उनका मेंटल मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मीन्स कि उनके दिमाग में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और किसी भी चीज़ को जब वो परसीव कर रहे होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल से परसीव कर रहे होते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मेंटल मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लेक्स है और उसमें कितने सारे वेरिएबल्स हैं। यानी एक प्रॉब्लम को आप सिंपल देखना चाहें तो एक्स वाई एक्सिस पे देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका एक जी एक्सिस भी होता है। तो अगर आपका मेंटल मॉडल आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि थर्ड डायमेंशन में भी आप सोच सकते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर सोचेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को तो सिर्फ वो एक प्लेन सरफेस नजर आ रहा होगा जबकि आपको क्यूब नजर आ रहा होगा। ऑफ कोर्स आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको परसीव कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल। सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर भी आपके मेंटल मॉडल पे असर करता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है जुनैद, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ओपन है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, लोग ट्रैवल करते हैं, मल्टीपल नेशनलिटीज से इंटरेक्शन करते हैं स्काइप के ऊपर और मीटिंग्स करते हैं, तो उनका ज़ाहिर एक्सपोजर बहुत बेहतर हो जाता है, वहाँ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेंटल मॉडल वहाँ के मैनेजर्स का उतना ही अच्छा होता है। यही वजह है कि जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई अच्छे एक्सपोजर वाले आदमी को गवर्नमेंटल पोजीशन पे देते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जॉब देती हैं तो दे ऑफर देम बेटर पैकेज। उसकी मेजर वजह ये होती है कि उनको पता होता है कि इसका मेंटल मॉडल ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। ओके, अच्छा जनाब, आप ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस के बारे में आप समझते होंगे शायद कि ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पोर्टेंट डिसीजंस बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं और बड़ा रैशनल प्रोसेस होता है और एक प्रॉपर प्रोसीजर इन्वॉल्व होता होगा डिसीजन में। लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली डिसऑर्डरली होते हैं, यानी उसका कोई पैटर्न नहीं आप डिफाइन कर सकते। किसी मैनेजर में के मुतालिक आप पैटर्न डिफाइन करना है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि ये जो उसने डिसीजन अभी लिया है ये डिसीजन कब से उसके दिमाग में उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है या मुख्तलिफ तरफ से वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, लोगों से डिस्कस कर रहा होता है, सप्लायर से बात कर रहा होता है, कस्टमर से बात कर रहा होता है, अपने नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल से डिस्कस कर रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और फिर अपने सबऑर्डिनेट्स और बॉसेस से डिस्कस कर रहा होता है और फिर वो अचानक एक दिन डिसीजन ले लेता है। अब इसका जो ये प्रोसेस है वो बहुत सारे लोगों को विजिबल नहीं है,
तो इसलिए आप कहेंगे जनाब ये इसने एक डिसऑर्डरली डिसीजन लिया है। तो ये पैटर्न होता है मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। कोई चीज़ उनके दिमाग में चल रही होती है, उनका कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल उसे प्रोसेस कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ नॉलेज भी ले रहा होता है, उससे प्रॉब्लम के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन भी कर रहा होता है, और फिर जब उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि नाउ ही हैज़ टू टेक ए डिसीजन, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और एनालिसिस डन फॉर्मली या इनफॉर्मली, द मैनेजर टेक्स द डिसीजन। ओके, ये होता है आमतौर पर। फिर बहुत सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होते हैं जो आप समझते होंगे शायद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं, क्योंकि मैनेजर्स हर वक्त ऑप्टिमाइज कर रहा होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिजायर्स को। क्योंकि मैं मैनेजर हूं तो मेरे ऊपर सबऑर्डिनेट्स का भी प्रेशर है, मेरे सुपीरियर्स का भी प्रेशर है, यूनियन का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी प्रेशर है, और कस्टमर्स का भी प्रेशर है, सप्लायर्स का भी प्रेशर है, ओनर्स का भी प्रेशर है। हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। ओनर्स चाहते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट डिस्बर्स किया जाए, आपके सबऑर्डिनेट्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट दिए जाए, फैसिलिटीज़ दिए जाए, पर्क्स दिए जाए उनको। आपका सप्लायर चाहता है उसको अच्छी प्राइस दें, आपका कस्टमर चाहता है उसको कम प्राइस में आप प्रोडक्ट सेल करें, आपकी सोसाइटी चाहती है कि जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, तो उसका कुछ एक रीजनेबल पोर्शन आप सोसाइटी को भी रिटर्न करें। ये सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ इन सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बल्कि इनके दरमियान समझ लीजिए कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है। तो एज ए मैनेजर या एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव जब मैं डिसीजन लेता हूँ तो मेरे जहन में सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, और मुझे पता है कि ऑल स्टेक होल्डर्स आर इम्पॉर्टेंट। इनमें से कोई भी स्टेक होल्डर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूँ। तो इसलिए जब मुझसे ओनर्स कहते हैं कि जनाब हमें इस साल इतना प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके करीब करीब उसको एक ऑप्टिमल रिजल्ट दे सकूँ और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी सेटिस्फाई कर सकूँ, उनको भी कुछ ना कुछ दे सकूँ। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कुछ सोसाइटी के लिए भी CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं, यूनियन के साथ भी अच्छा एग्रीमेंट नेगोशिएट करते हैं, फिर अपने मैनेजर्स को भी अच्छा रिवॉर्ड करते हैं, और फिर इन सब वजहों से क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये जो है आपको पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है, आपको ये देखना होता है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर कौन है। तो आप जो डिसीजन लेते हैं बेसिकली वो ऑप्टिमल डिसीजन होता है, मैक्सिमाइजेशन नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में। और लाइफ में आप ज़्यादातर जो डिसीजंस लेते हैं वो ऑप्टिमल डिसीजंस लेते हैं, बेस्ट डिसीजन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आपको जॉब की ऑफर होती है, एक जॉब की ऑफर कराची में भी हो रही है, एक जॉब की ऑफर आपको सऊदी अरेबिया में भी हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊंगा तो मेरे माँ बाप की कोई देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि घर में दूसरे भाई बहन सब बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि मेरा मॉनेटरी बेनिफिट इसमें है, तो मैं सऊदी अरब चला जाऊँ, वहाँ पे पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आराम से रहूँगा, हज उम्रे भी करूँगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन अब आपके लिए उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऐसी है जो अनबियरेबल है, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए आप पाकिस्तान में कम सैलरी वाली जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये मैक्सिमाइजेशन तो नहीं है, ये ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑफ द नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ये बैलेंसिंग थ्रू आउट लाइफ आप करते रहते हैं। ओके, बच्चे के लिए आप स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो आमतौर पे हर कोई यही चाहेगा कि बच्चों को कराची ग्रामर स्कूल में एडमिशन करा दें, लेकिन आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आप मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, एज ए रिजल्ट जो ऑप्टिमल डिसीजन होता है वो आप लेते हैं। तो आप समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। आप जो अपने प्रोजेक्ट्स में भी डिसीजन लेते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लेने होते हैं जो बेस्ट डिसीजन नहीं होते प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर, बट ऑप्टिमल डिसीजन होते हैं। कभी आप सप्लायर्स को कोई फेवर देते हैं तो कभी आपको भी उसे फेवर देना पड़ता है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसे पॉलिटिकली हैंडल कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग स्ट्रिक्टली बिल्कुल मेरिट पे चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल थिंग्स ऑन मेरिट ऑल द टाइम। ये दुनिया है ही है कि इसमें कभी आप किसी को फेवर देते हैं, कभी किसी से फेवर लेते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग इन द बाउंड्री इट्स ओके। होता ये है कि फिर फेवर लेने और देने में लोग फिर बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, फिर उनका कैरियर जेपरडाइज हो जाता है। उसके बाद रूटीन डिसीजंस आर डिफरेंट। देखिए जिंदगी में आप दो तरह के डिसीजन लेते हैं, एक रूटीन डिसीजन, एक आप नॉन रूटीन डिसीजन लेते हैं। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपने अपने लिए कोई शर्ट खरीदनी है तो आमतौर पर ये एक रूटीन डिसीजन है। आपको पता है फैशन क्या चल रहा है, मैंने कॉटन की शर्ट पहननी है, आजकल चेक शर्ट ज़्यादा इन है, तो आप दे जाते हैं 2-3 शर्टें खरीद लेते हैं, ये रूटीन डिसीजन है। उससे भी ज़्यादा रूटीन डिसीजन ये है कि जब आप किसी मंथली ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं तो बगैर किसी स्ट्रेनियस मेंटल प्रोसेस के आप चीज़ों को पिक करते हैं और उसे आप अपने शॉपिंग कार्ट में डालते रहते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बिकॉज यू आर डूइंग सो सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स कि ये आपके लिए अब रूटीन डिसीजन हो गया। और रूटीन डिसीजंस आर लेस रिस्की एंड रूटीन डिसीजन यू टेक विदाउट एनी स्ट्रेन। लेकिन आपको लाइफ में बहुत सारे नॉन रूटीन डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नॉन रूटीन डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक एंड इम्पॉर्टेंट, एंड सिंस यू डोंट हैव ए गुड बैकग्राउंड of taking decision in that environment, so you fear that you may take a wrong decision. For example, सबसे बड़ा डिसीजन जो आप लाइफ में लेते हैं, रिलीजन का डिसीजन तो आप खुद नहीं लेते, आमतौर पर तो रिलीजन में आप पैदा होते हैं, लेकिन अगर आपको रिलीजन के बारे में डिसीजन लेना पड़े तो इट इज़ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप अपने गॉड चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन आप अपने लाइफ में लेते हैं वो है व्हेन यू आर गोइंग टू मैरी। ये सबसे बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, इससे बड़ा डिसीजन कोई नहीं हो सकता। रीजन, सबसे पहली बात तो ये है कि यू आर गोइंग टू लिव विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट आप इसी इंटेंशन से आप शादी करते हैं। और दूसरी बात ये कि इरिवर्सिबल है, एक दफा आपने डिसीजन ले लिया उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। जिस डिसीजन को आप रिवर्स कर सकते हैं विद फ्यू लॉसेस, वो डिसीजन आपको इतना पेन नहीं देता, लेकिन जिस डिसीजन को रिवर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉस करना पड़ता है, सोशल लाइफ का लॉस, आपका इमोशनल लॉस, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस तरह के डिसीजंस आप लाइफ में एक दफ़ा लेते हैं, इसलिए ये डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए, सारे फैक्टर्स को देख करके लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन उसके बावजूद इसमें गलती कर सकते हैं। वजह इसकी है कि नॉन रूटीन डिसीजन है, ऐसा डिसीजन है जिसका आपको पहले कभी तजुर्बा नहीं रहा, ऐसा डिसीजन है जिसका बाद में भी आपको कभी तजुर्बा नहीं होगा। तो यू नीड टू टेक दिस डिसीजन वंस। फिर उसी तरीके से जो आप प्रोफेशन चूज करते हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या लॉयर बनना चाहते हैं, या बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, ये डिसीजन आप लेने के बाद आपकी पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे डिफाइन होने जा रही है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जो ये डिसीजन आपने लिया है आपकी बाकी जिंदगी को रीडिफाइन करने जा रही है, और ये डिसीजन भी फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं बल्कि नॉन रूटीन होते हैं, कभी कभार आप ऐसे डिसीजन लेते हैं। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं, आप चूज करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, या आप चूज करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आप चूज करते हैं पाकिस्तान से बाहर जाना, या आपकी जिंदगी को डिफरेंट एंगल से चेंज करने जा रही है। तो ये जो नॉन रूटीन डिसीजंस होते हैं इनका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे सरदार साहब सऊदी अरब गए तो उनको सऊदी अरब से एक जॉब ऑफर आई, ये तो पहले कभी सऊदी अरब नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने कहा क्या किया, अपने दोस्तों से पूछा जो बाहर काम करते हैं, अपने वालिदैन से मशवरा किया, और फिर अपना खुद भी जो इनके करियर एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया और ये सऊदी अरब चले गए। हो सकता है सऊदी अरब जाने के बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो सकता है सऊदी अरब जाने के बाद इनका डिसीजन इतना अच्छा नहीं रहा हो, या फिर ये हालत हो कि वो पछता रहे हो कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया।
उसकी वजह ये है कि ये एक नॉन रूटीन डिसीजन है। नॉन रूटीन डिसीजन में एक तो आपका कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आपका मेंटल मॉडल इतना ज्यादा डेवलप्ड है ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है जब आप डिसीजंस लेते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स पता चलते हैं, फिर आप ये करते हैं। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन का डिसीजन लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, कनाडा सेटल हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए अच्छा डिसीजन नहीं होता, कुछ लोगों के लिए अच्छा डिसीजन होता है। तो नॉन रूटीन डिसीजंस आर रिस्की, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, तो रिस्क इन्वॉल्व है। और नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग का बाकायदा एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जिसको कि आमतौर पे आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, ये पूरा साइकिल होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करें और प्रॉब्लम का स्कोप डिफाइन करें, और स्कोप को क्रीप ना होने दें, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम का स्कोप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करेंगे और स्कोप क्रीप होना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम का स्पेस इनलार्ज हो जाएगा। जब प्रॉब्लम का स्पेस इनलार्ज हो जाएगा तो बहुत सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस उसको कवर नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसलिए आप प्रॉब्लम का स्पेस उतना ही रखें जितना रीजनेबली रखें, साइज का रखें, ताकि आप उसे मैनेज कर सकें। फिर आप देखें कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको किस किस्म की डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। उस डिससैटिस्फैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं कि वो डिससैटिस्फैक्शन आपकी कम हो जाए। ख़त्म तो आमतौर पर नहीं होती, तो आप डिफरेंट सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंटली आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, एक तरीका तो ये है कि आप मेहनत करें, आप देखें कौन सी जॉब है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसके मुताबिक आप अपनी क्वालिफिकेशन बनाएं, सर्टिफिकेशंस लें और फिर उस जॉब में स्विच करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जनाब आप पाकिस्तान में जॉब करने से मुतमईन नहीं है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा की नेशनलिटी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आप समझते हैं वहाँ पे आप जाके ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ज़्यादा अच्छा करियर बना सकते हैं, तो आप वहाँ की इमिग्रेशन लेते हैं। आप उसके लिए डायरेक्ट उसकी इमिग्रेशन भी ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लें जो वहाँ की नेशनल हो, ताकि इस तरह आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप दूसरा प्रॉब्लम खरीद रहे हैं, ये भी करते हैं लोग। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई दूसरा डिसीजन लेते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका चले गए, उस वक्त बहुत अमेरिका जाने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी, तो चले गए अमेरिका। तो मैं नहीं गया अमेरिका परमानेंट रहने के लिए, तो उनको भी कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना है, उनकी भी कुछ डिससैटिस्फैक्शंस है, मुझे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना है, मेरी भी कुछ डिससैटिस्फैक्शन है। तो कोई भी सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें से आप देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं। जब प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं वो आपकी लर्निंग होती है। उस लर्निंग की वजह से जब आप अगला डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग का, नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलता है। उसके बाद टॉपिक जो डिस्कस किया गया कि ज़्यादातर जो प्लानिंग होती है इनफॉर्मल होती है और एडाप्टिव होती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ख़ास तौर पे ज़्यादातर प्लानिंग इनफॉर्मल होती है और एडाप्टिव होती है, बिकॉज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवरी डे इज़ ए न्यू डे, एवरी डे कम्स विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू प्रॉब्लम्स। तो इसलिए आप जो है प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व कर रहे होते हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम के साथ आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से जो प्रॉब्लम होती है उसी तरीके से उसका आप सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आप जनरेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट विद द सोल्यूशन। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी एडाप्टिव सोल्यूशन ज़्यादा होती है, एडाप्टिव किस्म के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होती है, और वो इतनी फॉर्मल डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, बल्कि इनफॉर्मल होती है और ग्रेजुअल भी हो सकती है। उसके मतलब एक आप कुछ डिसीजन आप ले लेते हैं, फिर कुछ उसके बाद कुछ और डिसीजन ले लेते हैं, इस तरह करके आप एक चीज़ को शेप अप करने की कोशिश करते हैं।
मिसाल के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जनाब आई नीड 50 मोर लेबर, तो आप कहते हैं ठीक है जनाब, तो ये 5 ले लो, फिर मैं देखता हूँ, अप्रूवल कराता हूँ, जब तक काम भी शुरू करो। तो आपने प्रॉब्लम को फुली एड्रेस नहीं किया, बल्कि आपने उसके एक एस्पेक्ट को कवर कर लिया। फिर आप देखते हैं वाकई काम सफ़र कर रहा है और आपको और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों में आप जो है वो डिसीजन जो ले होते हैं, उसका कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, एडाप्टिव प्रोसेस होता है, खास तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, 20 मिनट का, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैनेजरियल रोल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नई चीज होती है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि यूनिक होता है और ये कभी रिपीट नहीं होता। दूसरा प्रोजेक्ट सिमिलर भी होगा, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, उसके लोग चेंज हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट चेंज हो जाती है, उसका कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाता है। तो देयरफॉर ईच प्रोजेक्ट इज ए न्यू प्रोजेक्ट। तो नई चीज को मैनेज करना इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू जो आप रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करते चले आ रहे हैं, दैट इज मच ईजियर। ओके जनाब, नाउ वी आर ऑन पेज 29, मैनेजरियल रोल्स, मिन्सबर्ग्स टैक्सोनॉमी ऑफ रोल्स। तो मिन्सबर्ग ने बेसिकली ये सारी चीज़ों को स्टडी किया, एक मैनेजर क्या क्या काम करता है, और डिफरेंट मैनेजर्स को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूडेड कि मैनेजर के बेसिकली 10 रोल्स होते हैं, और ये 10 रोल्स उसको कभी ज़्यादा कभी कम करके इन्हीं 10 रोल्स को करना होता है। या यूँ कह लीजिए कि मैनेजर्स जो होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो ये 10 हैट्स पहनते हैं, और एक वक्त में एक हैट पहनते हैं, मल्टीपल हैट्स भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले रोल जो उन्होंने डिस्कस किया है एक मैनेजर का, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रोल, कि मैनेजर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन एज, और आपको पता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, नेट से आ रही होती है, आपके अपने जो रिपोजिटरी है, नॉलेज बेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे आपके पास नॉलेज आ रही होती है, आपके सप्लायर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, आपके आर्किटेक्ट मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं। तो मैनेजर का एक बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर का, यानी उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, सुपीरियर इंफॉर्मेशन आती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आती है। उसका काम ये है कि उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, यानी अपने बॉसेस तक पहुंचाए, अपने पीयर्स तक पहुंचाए, और अपने सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाए, ज़रूरत पड़ने पे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स और आउटसाइडर्स को भी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करे। खुद भी कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है तो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि इस इंफॉर्मेशन को किस किस के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, सिंस दिस इज इंफॉर्मेशन एज, तो लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इसलिए बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते कि उनको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड किया जाए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन किया जाता है। जैसे आपके पास ईमेल आती है एंड यू कीप ऑन फिगरिंग आउट कि व्हाई आई एम कॉपीड इन दिस ईमेल, देयर इज नो रिलेवेंस विद माय जॉब। इन बाद लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई ईमेल करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सीसी कर देते हैं, इस तरह आपकी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में इजाफा होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करें तो ओनली जो उसके जॉब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करें, वरना द पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड। अगर आप अपने डिज़ाइन इंजीनियर को, आपने जो आरआई की प्रेजेंटेशन की थी जिसमें आपने फाइनेंशियल फिगर्स दिए थे टॉप मैनेजमेंट को कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन आप अपने डिज़ाइन इंजीनियर को दे देंगे, एक तो उसका टाइम ज़ाया होगा, दूसरे वो कंफ्यूज होगा मैं डिज़ाइनिंग के जॉब से इसका क्या ताल्लुक है। तो इसलिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करें। हाँ, अगर आप उसे एजुकेट करना चाहते हैं और आप समझते हैं दिस इज़ द राइट टाइम के चूँकि उसको अगली पोजीशन पे प्रमोट करना है, तो इसलिए उसको कुछ फाइनेंशियल फिगर्स भी शेयर करने चाहिए, देन शेयर इट एंड एक्सप्लेन इट। इसी तरह बाद इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने बॉसेस को ज़रूर शेयर करना चाहिए, अपने पीयर्स को शेयर करना चाहिए, तो इन इन्फॉर्मेशन को आप अपने बॉसेस और पीयर के साथ शेयर करें। तो ये आपका एज ए मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से लोगों के साथ शेयर करते हैं।
ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन पे बैठना इज नॉट ए गुड थिंग बिकॉज इट विल फायर बैक, क्योंकि जब उस इंफॉर्मेशन की किसी को जरूरत पड़ेगी और मीटिंग के अंदर उसने कहा कि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपको फेस सेविंग नहीं मिलेगी। इसलिए इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें और वो भी उस बेहतर तरीके से काम कर सकें। बाद लोगों की टेंडेंसी होती है इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एन एडवांटेज। दूसरा रोल होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में उसका मॉनिटरिंग का, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको जा रही है, ये इंफॉर्मेशन उसके लिए रेलेवेंट है नहीं है, तो ये एक मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा होता है। और तीसरा होता है स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करता है मैनेजर। अगर आपके प्रोजेक्ट में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया और आपके पास प्रेस आ जाता है, सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, तो कौन सा आप हैं जो उनको फेस करेंगे? इट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। Project manager will explain what happened, why it happened, and what measures you are going to take to eliminate such kind of ugly incidents in future. तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्पोक्स पर्सन की, बिकॉज जो कुछ भी बात करेंगे उसकी बेसिस पे आपसे जितने भी वहाँ पे सहाफ़ी हैं वो आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन करें। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन योर चॉइस ऑफ वर्ड and you need to be very careful कि what information you are passing on, because ज़ाहिर है कि इसके legal repercussions भी हैं। तो ये रोल भी होता है आपका एज ए स्पोक्स पर्सन। बाद औक़ात एज ए स्पोक्स पर्सन आप टेलीविज़न पे भी आके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से जॉब क्रिएट होगी, क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है। ये आप स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तीसरा जो है, दूसरा रोल जो है दैट इज डिसीजन मेकिंग रोल। अब ज़ाहिर है आप मैनेजर हैं, मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं बहुत दफ़ा, तो ये भी आपका रोल होता है। उसमें डिसीजन आप एज ए एंटरप्रेन्योर ले रहे होते हैं, एक डिसीजन ले रहे होते हैं आप एज एंटरप्रेन्योर। प्रोजेक्ट में आपका जो पोजीशन, आपकी पोजीशन है प्रोजेक्ट मैनेजर की, बेसिकली यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर डेवलपिंग ए न्यू थिंग फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो जब बिजनेस पर्पस के लिए आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो आपके माइंड में बिजनेस होना चाहिए, और जब आप बिजनेस के एस्पेक्ट को रख के किसी चीज़ को डेवलप करते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो यू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशंस जनरेट करता है, अपने बिजनेस को आगे लेकर के चलता है। तो यू डू ऑल दोज थिंग्स जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़े, कंपनी का बिजनेस आगे बढ़े। तो उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, अदर रोल इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर का क्या मतलब है भाई जी? आपके प्रोजेक्ट में दो कॉन्ट्रैक्टर्स में लड़ाई हो गई, मजदूरों में लड़ाई हो गई, तो वो एक डिस्टर्बेंस हो गई ना, उसकी वजह से लोगों ने हड़ताल कर दिया, काम बंद कर दिया, एक टेंशन आ गई। अब आपने उनको बिठाना है, नेगोशिएट करना है, समझाना है, और किसी को डांटने की ज़रूरत है तो डांटना है, कोई आपने रेप्रीमांड करना है तो रेप्रीमांड करें, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लें। तो ये सब क्या है? डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल है। ओके, देन रिसोर्स एलोकेटर। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब को मुख्तसरन डिफाइन किया जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली रिसोर्स एलोकेटर। वो बताता है कि कौन सा आप किस पोजीशन पे काम करेंगे, वो बताता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट मशीनरी है किस पर्पस के लिए यूज होगी, ठीक है, वो बताता है कि जो पैसे हैं वो किन किन प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। तो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो भी रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। वो बताता है कि आज क्रेन इस प्रोजेक्ट पे जाएगी, फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे जाएगी, किसी को वेट करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि मैं जो ये वेट करवा रहा हूँ क्यों वेट करवा रहा हूँ मशीन के लिए। तो वो रिसोर्स को ऑप्टिमली, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, टेक्निकल रिसोर्स हो, कोई और तरह की एक्सपर्टीज हो, ये सारे रिसोर्सेज वो प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एलोकेट कर रहा होता है। तो रिसोर्स एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वजह उसकी है
ये दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट और प्रोजेक्ट्स इन टाइम विद इन बजट। तो उसके लिए जाहिर है जो रिसोर्सेज जितने ज़्यादा बेहतर, उससे उससे ज़्यादा बेहतर कोई आदमी नहीं समझता कि किन रिसोर्सेज की किस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उन्हें एलोकेट करता है। निगोशिएटर का रोल प्ले करता है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से टर्म्स निगोशिएट करते हैं। तो कोई आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आर्किटेक्ट है, उसके साथ आप नेगोशिएट करते हैं। आर्किटेक्ट आपको पता है बाज़ वक़्त इम्पॉसिबल डिज़ाइंस दे देते हैं, ऐसे डिज़ाइंस दे देते हैं जिनको एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप उससे डिस्कस करते हैं कि भाई इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इससे नेगोशिएट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बहुत सारी सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेज और परमिशंस नेगोशिएट कर रहे होते हैं, लिजॉन कर रहे होते हैं। तो ये नेगोशिएटर का रोल प्रोजेक्ट मैनेजर की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज ही कीप्स ऑन नेगोशिएटिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। वो जा करके सीनियर मैनेजमेंट से भी नेगोशिएट कर रहा होता है अपने लिए रिसोर्सेज, वहाँ पे भी उसको नेगोशिएट करने की ज़रूरत होती है, कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट वो मुख्तलिफ चीज़ें नेगोशिएट कर रहा होता है। फिर इंटरपर्सनल रोल्स है, इंटरपर्सनल रोल्स जिसमें वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक रोल है लिजॉन का। लिजॉन का रोल यही है कि जनाब सबके, जैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर आर्किटेक्ट भी एक स्टेक होल्डर है, और आर्किटेक्ट का स्टेक ये है कि आर्किटेक्ट चाहता है जिस तरह से उसने डिज़ाइन किया है बिल्कुल उसी तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाए। उसी तरीके से उसी वक्त एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब आप आर्किटेक्ट के साथ रेगुलरली इन कांटेक्ट रहेंगे, लिजॉन में रहेंगे। इसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर चाहता है कि आप विद इन बजट रहें, और अगर बजट में कुछ पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप जो है अपने फाइनेंस मैनेजर का प्राइस करते हैं, अपने सीनियर मैनेजमेंट का प्राइस करते हैं, उनके साथ लिजॉन करते हैं किस तरह से फाइनेंसेस खर्च हो रहा है। तो आपका काम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ लिजॉन होता है टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका रोल फिगर हेड का भी होता है। फिगर हेड का रोल कैसे होता है? जैसे ये कि आपके प्रोजेक्ट में कोई बड़ी अचीवमेंट हुई है, प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने लंच रखा है, तो आपके बगैर वो लंच नहीं हो सकता। वो आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है वो एक तरह से हेड की है, फिगर हेड की है। आपकी रिस्पेक्ट ऐसी है, आपकी पोजीशन ऐसी है, आपकी प्रेजेंस से वो मोटिवेट होंगे। तो एक ये रोल भी होता है फिगर हेड का। और जो एक और रोल होता है वो जाहिर है कि लीडर का रोल तो होता ही है, बिकॉज यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट। तो ये 10 रोल्स हैं जो कि आप एज प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जीक्यूट करते हैं ऑन ए प्रोजेक्ट। जी कोई सवाल है तो बताइए। जी फिर उसके बाद आपका रोल जो है ना वो कोई यूनिफॉर्म रोल नहीं है, बल्कि रोल कॉन्फ्लिक्ट है आपके रोल में। आपके रोल में रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इनके नीड्स जो है एक दूसरे से अलाइन नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से इन कॉम्पिटिशन होते हैं। तो इसलिए जब आप अपना रोल प्ले करते हैं तो आपके रोल के एक्सपेक्टेशंस में बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, बाज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। और ये याद रखिए कि आप कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं इलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि आपको इस पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनेट किया है। तो आपका काम ये नहीं है कि आप पॉपुलर वोट हासिल करें। इफ़ यू वांट टू प्लीज एवरीबॉडी देन सेल आइसक्रीम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर से सारे लोग खुश नहीं हो सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव से सारे लोग खुश नहीं हो सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव हो जिससे सारे लोग खुश हो। 80%, 85%, 90% लोग अगर खुश हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज लकी। वरना बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। तो एज लॉन्ग एज दे आर एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स, दे सर्वाइव on their positions despite displeasure of their subordinates। तो इसलिए ये जहन में रखिएगा कि आप जो आप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं
आपने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने होते हैं जो टफ होते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे, बट यू टेक द डिसीजन in the best interest of the organization, because you have to justify that decision to your superiors, to your organization. तो इसलिए you need to take care of that. जी, जैसे मिसाल के तौर पे आप रिसोर्स एलोकेटर भी हैं और नेगोशिएटर भी हैं। आप नेगोशिएट करके आप किसी को वो रिसोर्स नहीं दे रहे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह और बहुत सारी जगहों पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जितनी सीनियर पोजीशन होती है उसमें उतने ज़्यादा रोल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, and you need to handle that as that person. प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंट रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। अच्छा, आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: डिमांड, कंस्ट्रेंट्स और चॉइसेस। डिमांड्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बड़ों के इंस्ट्रक्शंस हैं, बॉसेस के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब आपके ऊपर डिमांड है, और यू हैव टू मैनेज दोज डिमांड्स। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स हैं आपके ऊपर। कंस्ट्रेंट्स क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट रूल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं। आपको किसी जॉब के लिए परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के अप्रूवल है, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत सारी आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिनमें आपको हैंडल करना होता है। आपके मतलब की ज़मीन नहीं मिल रही है, आपको अल्टरनेट जगह पे अपना प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है विच यू एक्चुअली डिज़ायर, तो आपको सेकंड बेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। ये सब आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। यानी आप बेस्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे, एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, तो यू नीड टू लिव विद इन दोज कंस्ट्रेंट्स, और उसी में आप वो चॉइसेस करते हैं जो आपके लिए ऑप्टिमल होते हैं। तो चॉइसेस क्या होते हैं? जो कि जनाब आपके पास क्या ये चॉइस अवेलेबल है कि आप टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दें अपने प्रोजेक्ट को और कम लेबर के साथ काम करें, ये आपके चॉइसेस हैं। या ये कि आपको आपके सुपीरियर्स ने ये लिबर्टी दी हुई है कि ज़्यादा लेबर ले लो, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर ले लो, बट यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। ये सब आपके चॉइसेस हैं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट चाहिए, वो पर्टिकुलर आपको मिल जाता है तो वो आपके चॉइस के मुताबिक चीज़ मिल रही है। वो चॉइस नहीं मिल रही है, देन यू नीड टू गो फॉर सेकंड बेस्ट चॉइस। तो इस तरह से आपके पास चॉइसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर डिमांड्स होते हैं, जनाब उन डिमांड्स को आपने फुलफिल करना। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको मीटिंग्स में भी जाना है, आपको पर्टिकुलर रिपोर्ट भी देनी है, ये सब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स है जो आपके ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब आपके ऊपर डिमांड्स हैं। और उसके मुकाबले में कंस्ट्रेंट्स क्या है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके ऊपर इम्पोज करती है, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट के, और आपको कहीं पे परमिशंस लेने होते हैं, लाइसेंसेस लेने होते हैं, ये सब आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। उन कंस्ट्रेंट्स में रह करके जो चीज़ें आप सिलेक्ट करते हैं ताकि करके आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, दोज आर योर चॉइसेस। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट चॉइसेस के जरिए अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। रिलेशनशिप आपके बॉसेस के साथ भी है, आपके पीयर्स के साथ भी है, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ भी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी है, आर्किटेक्ट के साथ भी है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ भी है। ये आपके रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप जाहिर है कि आप प्रोफेशनली मैनेज करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के इनके साथ चलते हैं। तो इन रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, और रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना आजकल के ज़माने में प्रोजेक्ट मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद आर्किटेक्ट, आपको आर्किटेक्ट जो है वो कुछ फेवर भी कर सकता है, कहीं पे आपको रूम भी दे सकता है। तो इसलिए इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर से अच्छा रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। बॉसेस से अच्छा रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, क्योंकि अगर आपके बॉसेस से रिलेशनशिप अच्छे हैं
एक तो आपको लुक्रेटिव अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको फ्यूचर की तरफ मूव करने में हेल्प करेंगे, दूसरे आपको सुपीरियर रिसोर्सेज मिलेंगे, तो ये एक सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं और रिसोर्सेज भी अच्छे मिल रहे हैं, आप अच्छे हैं और बॉसेस की नज़र में और अच्छे बनते चले जा रहे हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप भी उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करके दे रहे हैं, आप उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप जब आप रखते हैं तो यू डेवलप इन योर करियर, और जो जाहिर है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल फॉर योर सक्सेस। आप अपने सक्सेस खुद से नहीं कर सकते, बल्कि योर सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ योर subordinates, your contractors, your suppliers, your architect and other stakeholders। आपको फाइनेंस वाला टाइम पे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते टाइमली। तो ये एक सिनर्जी है जो कि क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, अपने सुपीरियर का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आपके सुपीरियर्स आपको ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट देते हैं। जब ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज भी देते हैं, एंड नो वन माइंड्स दैट। एज ए रिजल्ट वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करके आप स्टार बन जाते हैं, उसके बाद आप और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड एज ए रिजल्ट आप फिर सीनियर पोजीशन में चले जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। ये है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को मैनेज करने का तरीका। उसके बाद वर्क पैटर्न क्या है? वर्क पैटर्न में एक कि आपका वर्क पैटर्न किस किस्म का है। देखिए, एक तो आप एज ए मैनेजर आपका वर्क पैटर्न ऐसा है कि आप अपना वर्क खुद जनरेट करते हैं, और एक वर्क पैटर्न ऐसा है कि आपका वर्क कोई दूसरा जनरेट करके देता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस हो जाए तो ये भी हो सकता है कि आप खुद से प्रपोज करें ऑर्गेनाइजेशन को कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोजेक्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये रेवेन्यू को इन्हांस करेगा। तो ये सेल्फ जनरेटिंग वर्क हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको सीनियर मैनेजमेंट बुला के कहती है कि जनाब याकूब साहब आप ये प्रोजेक्ट करें बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। तो ये वर्क आपने जनरेट नहीं किया बल्कि आपके लिए किसी और ने जनरेट किया। जब आप अपना वर्क खुद जनरेट करते हैं तो उसमें आपको ये आसानी होती है कि आप पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब आप देखते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोशली ज़्यादा एंगेज हैं, शादियों का मौसम है, आप क्या करते हैं कि आप अपने लिए जो वर्क जनरेट करते हैं उसके पेस को स्लो कर देते हैं बिकॉज वेलोसिटी इज इन योर ओन कंट्रोल। लेकिन बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसमें वेलोसिटी आपके कंट्रोल में नहीं होती है बल्कि सुपीरियर्स के कंट्रोल में होती है। और सुपीरियर्स की एक टेंडेंसी होती है कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को 120% बिजी रखा जाए। 120% इसलिए कि अगर उसको 100% पे बिजी रखा जाएगा तो कुछ टाइम मिलेगा जिसमें वो पॉलिटिक्स करेगा, जो अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस विलफुली ये एफर्ट करती हैं कि लोगों को 120% लोड पे रखा जाए। इस तरह से लोग काम करते हैं और उनको फिर नेगेटिव कम्युनिकेशन या पॉलिटिक्स इसके लिए बहुत कम मिलता है। फिर तो एक तो ये हो गया जनरेट किसने किया। दूसरी बात ये हो गई कि वर्क रिकरेंट है, रिपीटेटिव है, यूनिक है, वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे जो एक डिज़ाइन इंजीनियर है उसका वर्क रिपीटेटिव है। ठीक है कि अभी वो घर डिज़ाइन कर रहा है, फिर कल वो पुल डिज़ाइन कर रहा होगा, मगर वो एक ही सॉफ्टवेयर यूज करता है और एक ही तरीके से डिज़ाइन कर रहा होता है, तो काफ़ी हद तक उसका वर्क रिपीटेटिव है। जितने जूनियर लेवल पे पोजीशन होती है उतना ज़्यादा वर्क रिपीटेटिव होता है, और जितना आप ऊपर चले जाते हैं उतना आपका वर्क यूनिक, फ्रैगमेंटेड और नॉन रिपीटेटिव होता है। ठीक है, तो नए नए काम करने पड़ते हैं आपको, और यही आपका एक्सपोजर होता है। इसी वजह से आपका जो है वो एक्सपीरियंस सॉलिड होता है। फिर आपके काम में अनसर्टेनिटी कैसी है, कितनी है। जितनी लोअर लेवल की पोजीशन होती है उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड काम होता है, जितने अपर लेवल की पोजीशन होती है उतना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड काम होता है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो फ्यूचर के लिए काम करता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो वन हैज सीन दैट फ्यूचर। तो इसलिए वो जो काम कर रहा है वो ज़्यादातर 80% उसका एनवायरनमेंट अनस्ट्रक्चर्ड है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम कर रहा है
उसका 70-75% अनस्ट्रक्चर्ड है। उसको पता तो है मैंने इस तरह की कोई बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, वो कैसे काम करेगा, दरमियान में क्या अनफोर्सिन जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाए, उन सबको उसने हैंडल करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जितना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड काम करते हैं लीडर्स, उतना ज़्यादा वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, क्योंकि फिर उनको डिसीजन मेकिंग का आर्ट आ जाता है। डिसीजन मेकिंग तो यही है ना कि अनसर्टेन कंडीशन में आप डिसीजन लेते। जब आप अनसर्टेन कंडीशन में डिसीजन लेते आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप फिर टॉप लेवल लीडर का मटेरियल बन जाते हैं। चौथी चीज होती है कि आपके काम में कितना सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए। ठीक है, बास काम ऐसे होते हैं उसमें पूरा फोकस चाहिए होता है, सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए होता है, वो पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो उनको उसकी सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए होती है, वो दिन रात काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ही वो काम कर सकते हैं। हर कोई आदमी चाहे कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं और साइंटिस्ट की तरह काम करूं, तो बहुत सारे लोगों के नेचर से वो चीज़ अलाइन नहीं करती है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना सस्टेन्ड फोकस के साथ काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आर्किटेक्ट्स हैं या डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, ये लोग बहुत सस्टेन्ड फोकस के साथ काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए सस्टेन्ड फोकस इसलिए डिफिकल्ट होता है कि उनका फोकस तो बहरहाल है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन सस्टेन्ड फोकस इसलिए नहीं होता कि उनके पास मल्टीपल चीज़ें आती रहती हैं। कभी ह्यूमन रिसोर्स का मसला आता है, कभी टेक्नोलॉजी का मसला आता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर का मसला आता है, कभी सप्लायर का मसला आता है, कभी टॉप बॉसेस प्रोजेक्ट में चेंजेस चाहते हैं, कभी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो फोकस होता है वो सस्टेन्ड नहीं होता, बल्कि उसको मल्टीपल चीज़ों में फोकस रहना होता है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मेरा अटेंशन या जो भी वर्क है वेरीड है वो पर्टेनिंग टू दिस प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर इफ यू आर लॉस्ट इन सम अदर थिंग, देन फिर योर प्रोजेक्ट विल सफर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेजर टू अंडरस्टैंड कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फ्रेगमेंटेड जरूर है, but it is directly or indirectly related to the project. And if it is not related to the project, why I am doing this? Because I am project manager of this project.